हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आज बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टेस्ट को रिवाइज करने वाले हैं जो कि एसएससी जेईई एग्जाम्स में बहुत ज्यादा रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट टेस्ट को रिवाइज करेंगे, उनका डाटा देखेंगे और जो उनके प्रोसीजर में जो इंपॉर्टेंट डाटा पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उनको रिवाइज करेंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो आज जितने भी हैवी मटेरियल में जैसे हमारा एग्रीगेट पे जो भी टेस्ट है हम उनको रिवाइज करेंगे, पर उससे पहले जो सॉइल पे दो इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जैसे प्लेट बियरिंग टेस्ट हो गया, हमारा प्लेट लोड टेस्ट हो गया और हमारा सीबीआर टेस्ट हो गया, जो कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो वाला जो टेस्ट होता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले अभी प्लेट लोड टेस्ट को देखते हैं। तो प्लेट लोड टेस्ट की बात की जाए तो बेसिकली प्लेट लोड टेस्ट में कुछ जो डाटा हमें याद रखना है। एक तो सबसे पहली बात है क्या हमें फाइंड करने में हेल्प करता है, तो ये हमारा सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी है, सॉइल की कितनी बियरिंग कैपेसिटी है ये हमें फाइंड करने में हेल्प होती है। तो इससे हमें ये पता चलता है। तो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को पता करने के लिए हेल्प किया जाता है, सेटलमेंट पता करा जाता है यहाँ पर। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर एक हमारी सर्कुलर प्लेट होती है, सर्कुलर प्लेट होती है जिसकी डायमीटर जो है, जिसका डायमीटर आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। जो उसका साइज है वो 75 सेंटीमीटर है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है कि जो प्लेट लोड टेस्ट में जो हम प्लेट लेते हैं उसका साइज क्या है, तो उसका स्टैंडर्ड साइज हमारा 75 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्लेट लोड टेस्ट में, प्लेट लोड टेस्ट में हम सबसे पहले तीन तीन डायल गेजेस लगाते हैं, तीन डायल गेजेस लगाते हैं क्योंकि हमारे जो एरर के चांसेस है वो कम हो जाए। और हम यहाँ से क्या निकालते हैं, एवरेज सेटलमेंट निकालते हैं। यहाँ से हम निकालते हैं एवरेज सेटलमेंट। फिर हमने जो प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाते हैं। अब जो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वैल्यू, जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो ये है कि यहाँ पर जो प्रेशर लगाते हैं वो प्रेशर कितना लगाते हैं, 0.07 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पी की जो वैल्यू जो यहाँ पर प्रेशर लगाते हैं वो 0.07 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। वेल वहां पर क्या बात करते हैं, कब तक लोड लगाएंगे, जब तक हमें 0.175 सेंटीमीटर सेटलमेंट देखने को नहीं मिल जाता। तो यहाँ पे दो वैल्यू याद रखनी है कि कब तक लोड लगाएंगे, कब तक हम उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, जब तक हमें 0.175 सेंटीमीटर का फाइनल सेटलमेंट देखने को नहीं मिल जाता। लेकिन हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम कर्व बनाते हैं, यहाँ पर हमारा जो सेटलमेंट और हमारा प्रेशर के बीच में जो कर्व होता है, बेसिकली हम वहां पर जो वैल्यू मेजर करते हैं वो हम निकालते हैं 0.125 सेंटीमीटर पे। इंपॉर्टेंट ये है कि प्रेशर जब तक अप्लाई करेंगे जब तक सेटलमेंट हमें 0.175 सेंटीमीटर तक देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो वैल्यू हम निकालते हैं वो हम निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि 0.125 सेंटीमीटर के सेटलमेंट पे हम वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर जो हमारी पी की वैल्यू है वो हम इसको निकालते हैं। अब अगर बात करें जाए तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली यहाँ से हम फाइंड क्या करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे होता है हमारा P इजिकल टू के डेल। डेल क्या है, मेरा सेटलमेंट, ये मेरा क्या शो कर रहा है, सेटलमेंट। P क्या है, जो मैंने प्रेशर अप्लाई किया। यहाँ पर K क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है यहाँ पर कि K क्या है, तो K है मेरा मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड। तो मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड की K को बोला जाता है मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली जाती है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि K की जो वैल्यू है वो मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड है। अगर हम यहाँ पे आप देखें कि K की यूनिट क्या है, एग्जाम्स में पूछा गया कि K की क्या यूनिट होती है, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी P अपॉन डेल। P क्या था मेरा, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे एक और डेल है तो क्या हो जाएगा, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। तो केजी पर सेंटीमीटर क्यूब मेरी मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड की यूनिट है। तो आपको क्या क्या डाटा याद रखना है, तो प्लेट लोड टेस्ट हमारा सेटलमेंट जो है हमारा 0.125 सेंटीमीटर का हम सेटलमेंट को पता करते हैं। वेल 75 सेंटीमीटर की यहाँ पर सर्कुलर डिस्क होती है, तीन डायल गेजेस लिए जाते हैं। हम अल्टीमेट कब तक लगाएंगे प्रेशर, जब तक हमारे को सेटलमेंट 0.175 सेंटीमीटर तक देखने को नहीं मिलता। लेकिन हम सॉल्व करने के लिए 0.125 सेंटीमीटर का लिया जाता है वैल्यू। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक और रिलेशन है जो देखा जाता है। तो अगर हम बात करें जैसे रिजिड पेवमेंट की बात की जाए, रिजिड पेवमेंट की बात की जाए तो जो हमारी डेल की वैल्यू, जो हमारा सेटलमेंट की वैल्यू होती है 1.18 P अपॉन ई। तो 1.18 पी ए अपॉन ई होती है। यहाँ से हम एक और जो हमारी वैल्यू है, जो एक और रिलेशन है, हम वो उसको फाइंड कर सकते हैं। तो अब जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो ये है कि P इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, P इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, अभी हमने देखा K डेल, यहाँ से हमने K की वैल्यू निकाली थी, K इज इक्वल टू P बाय डेल हो गया, जिसमें हमारी यूनिट क्या आ जाएगी, इसकी होती है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे हमारा एक और डेल है तो ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। तो बेसिकली हमारी मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड की आ गई यूनिट केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। एक तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो K को क्या कहा जाता है, मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड, और जो यूनिट है वो भी पूछी जाती है कि क्या यूनिट होती है, तो मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड की यूनिट होती है हमारी केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। वेल वहीं पे हम एक और रिलेशन लगा सकते हैं, एक और रिलेशन निकाल सकते हैं। तो एक और रिलेशन क्या होता है, बेसिकली आप देखोगे कि डेल इज इक्वल्स टू, डेल की वैल्यू जो हमारी रिजिड के लिए, यही आपका फ्लेक्सिबल के लिए भी लग जाएगा, तो ये हो जाता है हमारा 1.18 पी ए अपॉन ई। यहाँ पर मॉडिफिकेशन फैक्टर होता है, हम उसको भी काउंट नहीं कर रहे। तो अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो बेसिकली इस डेल की वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं। डेल की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो K की वैल्यू जो थी यहाँ पर, K था हमारा P ऊपर है, नीचे हमारा आ जाएगा 1.18 पी ए, और फिर ये जो E है वो ऊपर चला जाएगा। तो मॉड्यूलस
तो यहाँ से आप देख सकते हो कि P से तो P कैंसिल, और ये जो E अपॉन 1.18 है, E अपॉन 1.18, ये पूरा टर्म हमारा कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से आपको क्या रिलेशन मिला कि मॉडुलस ऑफ सबग्रिड जो है हमारा A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यहाँ से हम एक वैल्यू एमसीक्यू में इस तरीके से वैल्यू दे देते हैं कि आपको एक तो प्लेट लोड बोल देगा कि प्लेट की हमने एक जो हमारा स्टैंडर्ड साइज है वो लिया है, और दूसरा साइज को आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या रिलेशन लग जाएगा हमारा K1 अपॉन K2 इज इक्वल्स टू हमारा A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1, क्योंकि वो इनवर्सली है। तो ये जो हमारा रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे हमारे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा प्लेट लोड टेस्ट के बारे में कुछ था इन्फॉर्मेशन जो कि देखा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, तो उसका स्टैंडर्ड साइज याद रखना है, ये कुछ रिलेशन है आपको नहीं याद रखना है, तो ये वाला रिलेशन याद रखना है, यूनिट याद रखनी है, और ये आपका जो करेक्शन फैक्टर है इसको याद रखना है। तो ये हमारा हो गया प्लेट लोड टेस्ट। भाई प्लेट लोड टेस्ट के बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो सीबीआर टेस्ट है। सीबीआर टेस्ट की क्या फुल फॉर्म है आप जरा बताइए फटाफट से कि सीबीआर टेस्ट की जो सीबीआर है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो सीबीआर टेस्ट में हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारे पास इस तरीके का पूरा मोल्ड होता है जहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे सोक सॉइल रखी जाती है, यहाँ पर हमारी सोक सॉइल रखी जाती है। अब आपको ये बताना है कि जो सोक सॉइल है ये कितने दिन तक सोक करके रखते हैं, ये भी एक एग्जाम में पूछा गया। तो यहाँ पर क्या है हमारी 4 डेज सोक सॉइल रखी जाती है, क्योंकि हमें बिल्कुल ये लैब में कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल फील वाली जो फीलिंग आनी चाहिए, फील आनी चाहिए, इस वजह से हमने 4 दिन के लिए सोक करके जो सॉइल है उसको यहाँ पे यूज किया। फिर उसके बाद हम यहाँ पर सरचार्ज के लिए ग्रेवल को रखते हैं, यहाँ पे सरचार्ज के लिए क्या करते हैं, ग्रेवल को रखते हैं, ग्रेवल को रखते हैं। वेल इसका साइज जो होता है वो 150 mm होता है, 150 mm आपको इसका साइज देखने को मिलेगा। और इसका जो साइज है आपको इसमें यहाँ पर हम लोड लगा रहे होते हैं ऊपर से, तो इसका जो डायमीटर है ये आपको देखने को मिलेगा 50 mm, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका 50 mm। यहाँ पर हम पी लोड लगा रहे होते हैं, पी लोड लगा रहे होते हैं। अब आपको क्या है कि यहाँ पर हमने सॉइल पे ये हमारा क्या है सरचार्ज का काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है हमारा सरचार्ज का काम कर रहा है। तो अब आपको कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि सबसे पहली बात हम यहाँ पर एक लोड और जो हमारा प्रेशर है और यहाँ पर सेटलमेंट का कर्व बनाते हैं। तो प्रेशर और सेटलमेंट का कर्व बनाते हैं हम, प्रेशर और सेटलमेंट का कुछ कर्व बनाते हैं इस तरीके से। तो अब हमारा जो हमारा कर्व है बेसिकली, अब आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा, आपको इसमें कर्व में जो है आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, दो वैल्यू निकल के आएगी। एक हमारी आती है 2.5 mm पर, और एक आपको वैल्यू निकल के आएगी 5.5 mm पे, 2.5 mm पे और 5 mm पे। अब इस पे एक हमारा प्रेशर निकल के आएगा, एक 5 mm पे हमारा प्रेशर निकल के आएगा। तो सपोज इसकी वैल्यू P1 है और इसकी वैल्यू P2 है, तो हम इस वैल्यू को लेते हैं। अब इसमें क्या है, इससे सीबीआर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमारा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जहाँ पर हम सीबीआर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 2.5 mm के सेटलमेंट की अगर फाइंड करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या यूज किया जाता है, 1370 ऊपर जो हमारा P, तो यहाँ से हम सेटलमेंट की वैल्यू रखेंगे, 1370 में पुट करेंगे तो हमारी P1 की वैल्यू आ जाएगी। यहीं से हम सीबीआर वैल्यू जो है हमारे सीबीआर 5 mm पे जो है वहां से अगर हम इसकी बात करें तो इस फॉर्मूला को यूज किया जाता है। यहाँ पर भी हम P निकालेंगे, यहाँ पर P रखते हैं और ये हो जाएगा हमारा 2055 यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये जो दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली इनसे आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली। अब यहाँ जनरली क्या होता है, जो 2.5 mm से जो सेटलमेंट की वैल्यू आती है, जो यहाँ से वैल्यू आती है वो हमारी मोस्टली ज्यादा देखने को मिलती है इन कंपेयर टू 5 mm से जो निकल के आती है। जनरली 2.5 mm से जो वैल्यू आती है वो ज्यादा आती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 5 mm की वैल्यू ज्यादा आ गई। तो पहले इस वाले केस में क्या करते हैं, आप उस पूरी टेस्ट को पहले तो पूरा रीचेक करोगे, पूरा रीचेक करने के बाद अगर वो वैल्यू सेम रिपीट हो जा रही है तो फिर हम जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को ले लेते हैं। तो रीचेक करने के बाद भी अगर वैल्यू रिपीट हो रही है तो हम सेम वैल्यू ले लेंगे। जनरली हमारी 2.5 mm से वैल्यू जो होती है वो हमारी ज्यादा निकल के आती है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें कुछ इनिशियल कॉन्केविटी देखने को मिलती है, इनिशियल कॉन्केविटी देखने को मिलती है कभी कभी इनिशियल यहाँ पर हमें ग्राफ में कॉन्केविटी देखने को मिलती है। तो इनिशियल कॉन्केविटी जो है हमारी, इनिशियल कॉन्केविटी हमें क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि जब हम प्लंजर यूज कर रहे हैं, हम प्लंजर लोड अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं, तो जो प्लंजर है वो हमारा रफ सरफेस है, उसका जो प्लंजर का जो सरफेस है वो हमारा रफ प्लंजर है। तो उस वजह से क्या है, उतना अच्छा सेटलमेंट नहीं करा पाता हमारी कुछ सॉइल के संग, मतलब अच्छे से जो हमारा इस तरीके का प्लंजर का रफ सरफेस है तो सॉइल और उसके बीच में कुछ गैप रह जाता है। तो इस वजह से इनिशियल कॉन्केविटी देखने को मिलती है। दूसरा क्या है कि जो हमारी सॉइल है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। सॉफ्ट सॉइल होने की वजह से क्या देखने को मिलेगा आपको कि स्लिप नेचर देखने को मिलेगा, स्लिपरी नेचर देखने को मिलता है सॉफ्ट सॉइल होने की वजह से। स्लिप से याद आया कि जो ट्रांसपोर्टेशन में हमारा स्लिप होता है, एक स्किड कंडीशन होती है और एक स्लिप कंडीशन होती है। तो स्लिप कंडीशन में आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि ट्रांसलेशन मोशन ज्यादा होता है या फिर रोटेशनल मोशन ज्यादा होता है। तो कौन से केस में हमें स्लिप देखने को मिलता है और इसमें किस चीज की वैल्यू ज्यादा होती है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो सीबीआर टेस्ट में आपको क्या याद रखना है कि एक तो 2.5 mm पे वैल्यू निकालते हैं, एक 5 mm पे वैल्यू निकालते हैं, ये दोनों का डिनोमिनेटर आपको याद रखना है बिल्कुल। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको कि जो
कभी कभी इनिशियल कॉन्केविटी देखने को मिल रही है, तो हमारा जो प्लंजर है उसका जो सरफेस है वो रफ हो सकता है, रफ होता है, और जो हमारी सॉइल है वो सॉफ्ट होने की वजह से उसमें स्लिपरी नेचर देखने को मिलता है। तो ये कुछ वैल्यू याद रखनी है। अगर 2.5 की वैल्यू जनरली ज्यादा आती है, लेकिन अगर 5 mm पे वैल्यू ज्यादा आ गई तो हमें क्या करना है कि पूरा टेस्ट को रिपीट करना है, देखना अगर सेम वैल्यू आ गई, सेम वैल्यू आने पे हम उस मैक्सिमम वैल्यू को ले लेंगे। अब नेक्स्ट टेस्ट हमारा जो है वो एग्रीगेट्स के लिए। एग्रीगेट्स के लिए बेसिकली अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो क्रशिंग टेस्ट कहा जाता है इसे, एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट। तो अब अगर क्रशिंग टेस्ट की बात करें तो इसमें बेसिकली हम करते क्या है, सबसे पहली बात एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आ गया कि क्रशिंग टेस्ट क्या पता करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये हमारा स्ट्रेंथ पता करने के लिए यूज किया जाता है। किसका स्ट्रेंथ? एग्रीगेट का स्ट्रेंथ पता करने के लिए यूज किया जाता है, जिस पर हमारी किस तरीके की लोडिंग लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम कैसी लोडिंग लगाते हैं, ग्रेजुअल यूनिट लोडिंग लगाते हैं। तो ग्रेजुअल लोडिंग लगाने की वजह से जो हमारी स्ट्रेंथ निकल के आती है, और जो हमारा टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं क्रशिंग टेस्ट जो एग्रीगेट पे परफॉर्म किया जाता है ग्रेजुअल लोडिंग की वजह से, और स्ट्रेंथ निकालते हैं हम, तो यहाँ पर ग्रेजुअल लोडिंग परफॉर्म की जाती है। अब हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा, हमारे पास एग्रीगेट्स होंगे, तो एग्रीगेट्स हमारे पास मान लो W1 एग्रीगेट्स है जिसका हमें वेट पता है, जो इनिशियल हमने लिए हैं। तो अब ये एग्रीगेट कहाँ से लिए, हमने 12 mm की सीप से पास करा है। 12 mm बहुत इंपॉर्टेंट डाटा पूछा जाता है। तो 12 mm की सीप से पास करा है, और उसके बाद हमने 10 mm की सीप पर रिटेन किए। तो 10 mm की सीप पर हमने क्या किया, रिटेन किया, और 12 mm की सीप से पास करा है 12 mm की सीप पे, फिर रिटेन किया। अब ये जो यहाँ से निकल के आया, हमने इसको यहाँ से लिया और ये पूरा यहाँ पर हमने पुट किया। अब यहाँ पर पुट कर हमने एग्रीगेट पढ़े हैं, यहाँ पर एग्रीगेट हमारे यहाँ पर रखे हुए हैं। अब यहाँ पर हमने कितनी लोडिंग लगाई, तो 4 टन पर मिनट हमने यहाँ पर 4 टन पर मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 4 टन पर मिनट से हमने लोडिंग लगाई। कितने मिनट के लिए टेस्ट परफॉर्म किया, 10 मिनट्स के लिए टेस्ट परफॉर्म किया। इससे क्या पता चलता है, पर मिनट हमने 4 टन लोड लगाया। तो ग्रेजुअली लोडिंग कर रहे हैं, पर मिनट में 4 टन का लोड लगा रहे हैं, तो 10 मिनट में हमने कितना लोड लगाया होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हमने 40 टन का लोड लगा लिया। यहाँ पर 40 टन का हमने यहाँ से लोड लगा लिया। अब क्या होगा, यहाँ पे हमने लोड लगाया, 10 मिनट के लिए टेस्ट परफॉर्म किया, यहाँ से हमारे कुछ एग्रीगेट निकल के आए। एग्रीगेट निकलने के बाद हम 2.36 mm, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थ्रू 2.36 mm की सीप से हम इसको पास करते हैं। यहाँ से जो पास करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके 2.36 mm की सीप से हम पास करते हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ वाले टेस्ट में हम ग्रेजुअल लोडिंग जब परफॉर्म करते हैं, 40 टन का लोड लगाते हैं 10 मिनट के लिए, तो हमारे जो 2.36 mm की सीप से हम पास करते हैं, और यहाँ से जो हमारा निकल गया था वो होता है हमारा W2। तो अब यहाँ से हमारी निकल के आएगी W2 की वैल्यू। तो W1 हमें पहले पता था, W2 निकल के आएगी, इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, W2 अपॉन W1 इंटू 100। यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकल के आती है, ये हमारी होती है एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू यहाँ से निकल के आती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से। अब ये जो दो केसेस में पूछा जाता है, 2 केसेस में हमारे एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू की वैल्यू पूछी जाती है। तो अगर हमारा बेस कोर्स है, एक होता है हमारा बेस कोर्स और एक हो जाएगा हमारा सरफेस कोर्स, तो दोनों के लिए तो ACV की वैल्यू जो हमारी एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू है, तो बेस कोर्स के लिए 45% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 45% से ज्यादा बेस कोर्स के लिए नहीं होनी चाहिए, और 30% से ज्यादा हमारी सरफेस कोर्स के लिए, जो सरफेस हमारा है, जो सरफेस कोर्स है हमारा, उसके लिए 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ACV की वैल्यू। बेस कोर्स के लिए 45% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ से एक और चीज पता चलती है, जितनी ज्यादा ACV की वैल्यू मतलब उतनी ही हमारी कम स्ट्रेंथ, क्योंकि उतने घटिया एग्रीगेट है हमारे। तो अगर जितनी ज्यादा ACV की वैल्यू निकल के आएगी, उतनी ही कम स्ट्रेंथ निकलेगी। तो फटाफट से देख लेते हैं क्या किया इसमें। एग्रीगेट लिया हमने, 12 mm की सीप से पास किया, 10 mm की सीप पे रिटेन हुए, उसको लिया, उसका वेट ले लिया W1, उसको हमने यहाँ पे पुट किया। अब इस पे क्या कर रहे हैं हम, 4 टन पर मिनट के हिसाब से लोड लगा रहे हैं। 10 मिनट के लिए लोड किया, 10 मिनट के लिए हमने पूरा लोडिंग परफॉर्मेंस की। तो अब कितना लोड लग गया हमारा, 40 टन का लोड लग गया। अब यहाँ से जो भी हमारा निकल के आया, उसको हम बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे कि 2.36 mm की सीप से पास हो जाए भाई। और वहां से जो पास हो गया, वहां से हमने W2 को निकाल दिया, W2 अपॉन W1 की वैल्यू निकाली। ये हमारी एग्रीगेट जो हमारी क्रशिंग वैल्यू है वो निकल के आती है। अब यहाँ से जो ये 2 चीज पता चलती है, तो ये पूछते हैं MCQ में लिखा होगा, इफ एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू इज हायर देन द स्ट्रेंथ ऑफ द एग्रीगेट विल बी ऑब्वियसली लोअर। मतलब क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो इनका रिश्ता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। वहीं पे अगर बेस कोर्स की बात करते हैं, बेस कोर्स के लिए 45% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सरफेस कोर्स के लिए, तो 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेम टेस्ट अभी हम परफॉर्म करेंगे। अभी यहाँ पर हमने ग्रेजुअल लोड के लिए परफॉर्म किया, तो उससे क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट कर दिया। मैचिंग में पूछा जाता है कि क्रशिंग टेस्ट क्या पता करने के लिए यूज किया जाता है, तो स्ट्रेंथ पता करने के लिए। अभी यही हम इम्पैक्ट लोड के लिए करेंगे, इम्पैक्ट लोड एग्रीगेट पे परफॉर्म करेंगे, तो वहां से हम एग्रीगेट की टफनेस की वैल्यू निकालेंगे। क्रशिंग टेस्ट के बाद, जो एग्रीगेट पे भी क्रशिंग टेस्ट किया है, उसके बाद अगर हमारा इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो भी एग्रीगेट पे परफॉर्म किया जाता है, वो है हमारा इम्पैक्ट टेस्ट।
वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट टेस्ट जो है हमारा किस चीज को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, ये बेसिकली हमारा एग्रीगेट की टफनेस को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो अभी हमने देखा था कि क्रशिंग टेस्ट हमारे स्ट्रेंथ को फाइंड करता था, इम्पैक्ट टेस्ट हमारे टफनेस को फाइंड करता था, मैचिंग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब टफनेस की बात करते हैं, तो इसमें बेसिकली क्या आपको इम्पैक्ट लोड देखने को मिलेगा। क्रशिंग टेस्ट पे हमने क्या किया था, ग्रेजुअल लोड लगाया था, यहाँ पर हमारा इम्पैक्ट लोड देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या करेंगे, 12.5 mm की सीप से पास करेंगे, वही जो वहां पर किया था 12.5 mm की सीप से पास करेंगे। 10 mm की सीप पे जो रिटेन करेगा उसको ले लेंगे, वो हमारा W1 हो गया। इसको लेने के बाद क्या करेंगे, अब हमने इस पे लोडिंग लगाएंगे, हमारे पास हैमर होगा। इसका जो वेट है पूछा जाता है एग्जाम में, तो 14 kg इसका वेट होता है, 14 kg इसका वेट होता है। और हमारे पास 3 लेयर होगी, एक लेयर हो गई, दूसरी लेयर हो गई और तीसरी लेयर एग्रीगेट की हो गई। इसको हम क्या करेंगे, 3 लेयर्स लेंगे, इसको सब कॉम्पैक्टेड है। तो ये हमारे पास क्या है, 3 लेयर है जो कि कॉम्पैक्टेड है। ये सब लेयर्स हमारी क्या है, कॉम्पैक्टेड लेयर है। तो 3 लेयर्स हमारे पास एग्रीगेट्स की जो कोई कॉम्पैक्टेड है। इस पे हम 38 सेंटीमीटर से फ्री फॉल कराते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि इम्पैक्ट टेस्ट में हमारा कितने केजी का हैमर यूज किया जाता है, तो 14 केजी का हैमर यूज किया जाता है। और कितने ही हाइट से हम उस पर फ्री फॉल कराते हैं, तो 38 सेंटीमीटर से हम इस पर फ्री फॉल कराते हैं। अब यहाँ से जो हमारा एग्रीगेट निकल के आएगा उसको हम 2.36, जो हमारा अभी हमने देखा था 2.36 mm की जो सीव होती है, 2.36 mm की जो सीव है, यहाँ से पास कराएंगे और यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा होगा W2। तो अब जिस तरीके से AC भी निकालते हैं उसी तरीके से एग्रीगेट की जो वैल्यू निकालेंगे AT भी निकालेंगे। तो W2 अपॉन W1 वही हमारी वैल्यू, W2 अपॉन W1 इंटू 100, ये हमारा ATV की वैल्यू हो गई, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टफनेस के। यहाँ पे भी यही है, जितना ज्यादा वैल्यू आएगी ATV की उतनी ही कम टफनेस है हमारे एग्रीगेट में। तो मतलब जितनी ज्यादा वैल्यू हमारी एग्रीगेट टफनेस वैल्यू आएगी निकलकर, उतनी ही घटिया हमारा एग्रीगेट है, उतनी ही कम टफनेस है उसमें। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो एक होता है हमारा बेस कोर्स और एक होता है हमारा सरफेस कोर्स। तो अगर सरफेस कोर्स की बात करते हैं, तो ATV की वैल्यू हमारी 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और हमारी बेस कोर्स की बात करें तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है बेस कोर्स की अगर बात करते हैं, तो ये बेसिकली हमारी 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है कि क्रशिंग में क्या हुआ था, हमारा जो सरफेस कोर्स था उसके लिए तो 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां पे बेस कोर्स के लिए हमने क्या किया था, 45% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ACV की वैल्यू, क्रशिंग की वैल्यू। यहीं पे ATV की जो वैल्यू है वो 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर हम बात करते हैं जो बेस कोर्स है हमारा, वहां पर 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब एक और टेस्ट किया जाता है जो हमारा वियर एंड टियर के लिए किया जाता है। वियर एंड टियर के लिए जो हमारा वियर एंड टियर होता है, जैसे जो हमारा एग्रीगेट्स और जब टायर के बीच में कुछ फ्रिक्शन होगा, कुछ घर्षण होगा, तो वियर एंड टियर के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो है हमारे पास आर्ट्रीशन टेस्ट किया जाता है। तो एक हमारा डाउरी टेस्ट होता है, डाउरी आर्ट्रीशन टेस्ट, एक होगा हमारा डेबल आर्ट्रीशन टेस्ट। तो लेकिन हमें किसके बारे में पढ़ना है, LA टेस्ट, जो लॉस एंजल्स टेस्ट है हमारा, ये इंडिया में परफॉर्म किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस तरीके से आपको कुछ हमारा सिलेंडर देखने को मिलेगा, जिसकी ये वाली डायमीटर हमारी 700 mm देखने को मिलती है, 700 mm देखने को मिलेगी। इसकी जो लेंथ है वो आपको 500 mm देखने को मिलेगी। इसके अंदर हम स्टील बॉल्स भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जो हम रोटेशन प्रोवाइड करते हैं वो 33 से लेकर 35 रोटेशन पर मिनट, RPM रोटेशन पर मिनट, इतना रोटेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर हम एग्रीगेट को भी मिलाते हैं और हमारे स्टील बॉल्स भी मिलाते हैं, जिसकी अगर बात करें स्टील बॉल्स की जो डायमीटर है वो 48 आपको देखने को मिलेगी सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट, आपको उसकी जो डायमीटर है वो देखने को मिलेगी। तो एग्रीगेट और स्टील को हम 33 से लेके 35 रोटेशन पर मिनट तक हम इसको रोटेट करते हैं। तो 500 से लेके 1000 के बीच में रोटेशन होते हैं, 500 से लेके 1000 के बीच में आपको रोटेशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आती है, ये हमारी यहाँ पे याद रखना है कि क्रशिंग और जो हमारा टफनेस टेस्ट था उसमें 2.36 mm की सीप से पास करते थे, लेकिन यहाँ पर हमारा जो पास होता है वो 1.76 mm की सीप से पास होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा जो वियर एंड टियर का जो टेस्ट है, हमारा जो एब्रेशन टेस्ट किया हमने, वहां पर हम 1.76 mm की सीप से पास करते हैं। और यहाँ से जो हमने वैल्यू निकाली वो है हमारी, वो निकल के आएगी। अब यहाँ पर जो हमारी वैल्यू निकल के आती है वो सरफेस कोर्स के लिए जो है हमारा, सरफेस के लिए 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सरफेस के लिए तीनों की वैल्यू 30% से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर बेस कोर्स की बात करें, बेस कोर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो बेस कोर्स की वैल्यू आती है वो 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वियर एंड टियर के लिए, यहाँ से W2 अपॉन W1 करके जो वैल्यू निकालेंगे हम, वो हमारी 30% की वैल्यू सरफेस कोर्स से ज्यादा के लिए नहीं होनी चाहिए, और हमारे बेस कोर्स के लिए 50% से ज्यादा इसके लिए वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्रीगेट से रिलेटेड है वो देख लेते हैं। तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन है, अगर हम वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट की बात करें, तो जो हमारा 0.6% से ज्यादा वाटर नहीं एब्जॉर्ब करना चाहिए। जो हमारा वेट है, हमारा एग्रीगेट का वेट है, उसका 0.6% ऑफ वेट जो एग्रीगेट है उससे ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। वहीं पर अगर हम साउंडनेस टेस्ट की बात करें, तो बेसिकली अब क्या करेंगे, एग्रीगेट्स को लेंगे। हमारे पास दो सॉल्यूशन है, या तो Na2SO4 का ले सकते हैं या फिर MgSO4 का ले सकते हैं। तो सोडियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट का हम सॉल्यूशन ले सकते हैं। अब उसमें क्या करेंगे, हम जो हमारे एग्रीगेट्स है उसको उसमें डिप करके रखेंगे 16 to 18 आवर्स तक। तो हम उसमें डिप करके रखते हैं 16 to 18 आवर्स तक। हम
जो हमारे एग्रीगेट्स हैं, या तो हम सोडियम सल्फेट में Na2SO4 में, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट में MgSO4 में हमारे जो एग्रीगेट्स हैं उसको डिप करके रखते हैं 16 to 18 आवर्स तक। उसके बाद क्या करेंगे, वहां से हम निकालेंगे और उसको हम 105 से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हम इसको बिल्कुल इसको हम हीट करते हैं। हम इसको हीट करेंगे, हमारे जो एग्रीगेट्स है वहां से हमारे निकल के आएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस एक साइकिल कहलाती है। तो ये पूरी प्रोसेस क्या हो गई, एक साइकिल है। तो ये वाली हम एटलीस्ट कम से कम ऐसी 5 साइकिल करेंगे। तो ऐसी जो प्रोसेस है कि पूरी डिप करेंगे, फिर हम उसे हीट करेंगे, फिर डिप करेंगे, हीट करेंगे, ऐसे करके हम 5 साइकिल करेंगे। उसके बाद क्या होगा, 5 साइकिल करने के बाद जो हमारी वैल्यू है वो MgSO4 के लिए 18% से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, और जो हमारी Na2SO4 था उसके लिए 12% से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। तो फटाफट से देख लेते हैं करना क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सामने टेस्ट में क्या है, वेदरिंग पता करना है हमें इसका। तो हमने क्या किया, एक तो हमने या तो Na2SO4 लिया, Na2SO4 लिया, या फिर हमने क्या किया, MgSO4 लिया। इसका सॉल्यूशन लिया, इसके सॉल्यूशन में हमने यहाँ पर अपने एग्रीगेट्स को पुट किया। तो हमें नंबर ऑफ एग्रीगेट्स पता होंगे, या फिर हम वेट पता कर लेंगे, या फिर हम नंबर ऑफ एग्रीगेट्स को पता कर लेंगे। नंबर ऑफ एग्रीगेट को पता करने के बाद हमने इसको कम से कम 16 से लेके 18 आवर्स तक के बीच में हमने इसको डिप करके रखा, 16 से 18 आवर्स के बीच में डिप करके रखा। फिर हमने इसको यहाँ पे हमने इसको यहाँ पर गर्म किया, 105 से लेके 1010 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने इसको हीट अप किया। यही पूरा जो हमारा सॉल्यूशन है, मतलब इसको निकालने के बाद जो हमारे एग्रीगेट है। अब इसको हमने जब हॉट अप किया तो ये पूरी एक साइकिल, ऐसे हमें कम से कम 5 साइकिल करनी है। ऐसी 5 साइकिल करनी है, और यहाँ से जो हमारी वैल्यू है वो 12% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसके लिए, जो हमारे Na2SO4 है। ये क्वेश्चन, तो ये पूरी साइकिल वाइकिल तो नहीं पूछते, आज तक तो नहीं पूछा गया, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। Na2SO4 के लिए किससे परसेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 12% से ज्यादा, और MgSO4 के लिए 18% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। MgSO4 के लिए 18% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर वहीं पर अगर हम बात करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन 0.6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक और टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, एक है हमारा फ्लेकीनेस टेस्ट, एक होता है हमारा फ्लेकीनेस टेस्ट, और एक होता है हमारा एलोंगेशन टेस्ट। तो पूछा जाता है सबसे पहला क्वेश्चन तो इन दोनों से यही रिलेटेड है कि इन दोनों में सबसे पहले परफॉर्म कौन सा किया जाता है। तो फ्लेकीनेस टेस्ट पहले परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम एलोंगेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके लिए हम बोलते हैं थिकनेस गॉज। किसमें परफॉर्म किया जाता है, थिकनेस गॉज में इसे परफॉर्म किया जाता है। आप लोगों ने कॉलेज में परफॉर्म किया होगा। और यहाँ पर जो हमारा यूज किया जाता है एलोंगेशन में, वो हमारा है लेंथ गॉज। यहाँ पर जो हम जिसमें परफॉर्म करते हैं ये हमारा लेंथ गॉज। थिकनेस गॉज हो गया, ये हमारा हो गया लेंथ गॉज। लेकिन इस टेस्ट में क्या करेंगे, अब सपोज आपने एक रेंज ए से लेके बी रेंज की आपने एग्रीगेट लिया है, हमें इनके साइजेस को देखना है कि फ्लेकी है कि नहीं। तो आपने ए से लेके बी साइज तक का रेंज लिया है। अब आप क्या क्या करोगे, इसका मीन निकालोगे। आप ए की वैल्यू कुछ भी सकते हैं, बी की जो हमारी पूरी साइज है उसको मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकलेगा, A+B/2 कर लोगे। तो यहाँ से आपने मीन निकाल लिया। तो हमारी कैसे कहा जाएगा कि फ्लेकीनेस में क्या कंडीशन होती है, ये इतने एग्जाम्स में पूछेगा, तो ये लाइन बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो जो हमारा सबसे लीस्ट साइज का जो हमारा पार्टिकल है, जो एग्रीगेट है, वो हमारा जो सबसे लीस्ट साइज का एग्रीगेट है, वो 0.6 ऑफ मीन साइज ऑफ एग्रीगेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जो है छोटा नहीं होना चाहिए, ज्यादा बोल दिया, छोटा नहीं होना चाहिए। मतलब ये इससे ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। जो लीस्ट साइज है वो 0.6 मीन से ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। पर वहीं पर एलोंगेशन में बात करते हैं, एलोंगेशन में क्या होता है, 0.3 को ये कभी कभी 0.6 को 3.5 भी लिखते हैं। एलोंगेशन में क्या होता है कि यहीं पे जो सबसे ग्रेटेस्ट साइज का पार्टिकल है, ग्रेटेस्ट साइज का पार्टिकल है, वो हमारा ग्रेटर होना चाहिए, 1.8 टाइम्स ऑफ मोर होना चाहिए। इससे ज्यादा होना चाहिए, मोर होना चाहिए, 1.8 टाइम ऑफ मीन। तो जैसे मीन यहाँ पर निकाला है, उसी तरीके से मीन वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी। उससे 1.8 टाइम ज्यादा होना चाहिए हमारा जो ग्रेटेस्ट, जो हमारा साइज का एग्रीगेट है, पार्टिकल निकल रहा है, एग्रीगेट जो है वो इस 1.8 से, मतलब इस मीन हमारा जो साइज है उससे 1.8 ज्यादा होना चाहिए इसमें ग्रेटेस्ट। तो फ्लेकीनेस टेस्ट पहले परफॉर्म किया जाता है, फिर एलोंगेशन टेस्ट किया जाता है, जिसमें लीस्ट हमारा 0.6 या 3/5 मीन साइज से कम नहीं होना चाहिए, और ये इससे ज्यादा होना चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, तो ये अगर बात करी जाए तो ये 6.3 mm की जो साइज होती है उसके अब ऊपर ही एग्रीगेट के लिए यूज किया जाता है। 6.3 mm साइज के एग्रीगेट से छोटे के लिए यूज नहीं किया जाता। अगर आपने ये वाला टेस्ट परफॉर्म किया होगा तो इसमें आप जब इनके जो थिकनेस गॉज है और जो हमारा लेंथ गॉज है, जब इनको देखोगे तो वहां पर इससे छोटे वाले के साइज ही नहीं प्रेजेंट है। इस वजह से हम इस एग्रीगेट से छोटे वाले एग्रीगेट के लिए परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि वहां पर जो हमारे पास जो हमारा टेस्ट है, एपरेटस है, वहां पर इन वाले साइज के लिए कोई भी गैप हमें दिया नहीं गया है। इस वजह से हम इस वाले साइज के लिए एग्रीगेट में नहीं करते। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये जो कुछ डाटा है जो यहाँ पे सर्कल कर रखा है, ये डाटा आप लोगों से एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, तो इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल याद रखना है। तो बहुत सारी चीजें हमने देखी, प्लेट लोड टेस्ट देखा, सीबीआर टेस्ट की वैल्यू की बात की, 2.5 mm और 5 mm के लिए देखा जाता है।
वहीं पे हमने क्रशिंग टेस्ट की बात की, अगर क्रशिंग टेस्ट ज़्यादा होगा, क्रशिंग वैल्यू ज़्यादा निकल के आएगी, जो कि ग्रेजुअल लोड के लिए देखी जाती है, तो हमारा जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा। टफनेस हमारा इम्पैक्ट लोड के लिए देखा जाता है, और वहाँ पर जो हमारी टफनेस की वैल्यू है वो भी हमारे जो इम्पैक्ट है, जो हमारा टफनेस है, जो इम्पैक्ट वैल्यू निकल के आती है और जो हमारा टफनेस है, उनके बीच में भी हमारा इन्वर्सली रिलेशन देखा जाता है। अगर टफनेस वैल्यू जो एग्रीगेट की बहुत ज्यादा निकल के आए तो उसका मतलब उनकी टफनेस कम है। वहीं पे क्रशिंग हमने वियर एंड टियर टेस्ट देखा था। वियर एंड टियर टेस्ट में आपको क्या याद रखना है कि जो लास्ट में हमने उसको पास कराया था, तो वो 1.76 mm की सीप से पास किया था, ना कि 2.36 mm की सीप से पास किया था। वो एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर हमने फ्लेकी टेस्ट देखा, यहाँ पर जो हमने अभी देखा है कि 12% ज्यादा नहीं होना चाहिए Na2SO4 के लिए, 18% ज्यादा नहीं होना चाहिए MgSO4 के लिए। तो आई होप आप लोग को मजा आया होगा। किस टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो बना सकते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप मैंने सीबीआई टेस्ट में जो वैल्यू है शायद डिनोमिनेटर में 1370 बोल दी है, तो वहां पे 1370 की जगह 1375 आएगी। मुझे याद नहीं है, शायद मे बी गलती से निकल गया होगा, तो 1375 आएगी अगर 70 बोल दिया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।